A very good evening to all of you. बच्चों, होम साइंस में हम चैप्टर 8 संतुलित आहार पढ़ रहे हैं और जिसमें हमने लास्ट ऑनलाइन क्लास में प्रस्तावना, संतुलित भोजन की परिभाषा व अर्थ, पर्याप्त व अपर्याप्त भोजन के बारे में पढ़ा। बेटा, आज हम पढ़ेंगे संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि संतुलित आहार जो है वो विभिन्न परिस्थितियों, अवस्थाओं और कार्यों के आधार पर हर एक व्यक्ति के लिए भी भिन्न भिन्न होता है। और बच्चों, इस भिन्नता से ये स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति के लिए जो भोजन पर्याप्त होता है वो दूसरे के लिए अपर्याप्त होता है, क्योंकि बेटा हर व्यक्ति की पोषक आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, इसलिए उनका जो संतुलित भोजन है उसमें भी भिन्नता पाई जाती है। बच्चों, संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाला पहला कारक है आयु। बेटा, भिन्न भिन्न आयु में संतुलित भोजन की भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि बच्चों, एक जो छोटा बालक होता है उसको शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, वहीं दूसरी ओर जो वयस्क लोग और जो प्रौढ़ लोग होते हैं उनको कम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बढ़ते हुए बालकों के भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के साथ विटामिन, खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में चाहिए। वहीं जो प्रौढ़ व वृद्ध होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एवं खनिज लवण की अधिक मात्रा चाहिए, क्योंकि बेटा जो वृद्धावस्था होती है उसमें जो शारीरिक क्रियाशीलता होती है उसमें कमी आ जाती है और उसमें कमी आने के कारण उनकी जो शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है, इसलिए उन्हें कम सुपाच्य भोजन की ज़रूरत होती है। संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है बच्चों परिश्रम। बेटा, शारीरिक और मानसिक परिश्रम दोनों प्रकार के जो परिश्रम होता है उसको करने वाले लोगों के भोजन में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि जो शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें ज़्यादा ऊर्जा और शक्ति खर्च करनी पड़ती है और जिस कारण उनकी जो कोशिकाएं हैं वो टूट फूट जाती हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति को भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। इसके विपरीत बच्चों जो मानसिक श्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे कि शिक्षक हुए, डॉक्टर हुए, वकील हुए, उनको शरीर की अपेक्षा दिमाग से अधिक काम लेना पड़ता है, इसलिए उनके भोजन में प्रोटीन से युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है लिंग। बच्चों, लिंग के आधार पर भोजन का निर्धारण जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा जो स्त्रियां हैं वो उनकी अपेक्षा पुरुषों को उनके कार्य और शारीरिक रचना के अनुसार ज़्यादा पौष्टिक और ऊर्जात्मक भोज्य तत्व की आवश्यकता होती है। स्त्रियों की अपेक्षा बच्चों पुरुष अधिक शक्तिशाली, भारी और लंबे होते हैं, इसलिए निर्माणक भोजन तत्व और सुरक्षात्मक भोजन तत्वों की आवश्यकता उनको ज़्यादा होती है। प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तत्वों की अधिकता पुरुषों के भोजन में ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त विशेष अवस्था जैसे कि गर्भवती स्त्रियां या फिर स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं उनको कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के समान ही भोजन की ज़रूरत होती है। ऐसे ही बच्चों जो 13 से 15 वर्ष के लड़के और लड़कियां होते हैं उन दोनों को भी लगभग समान तत्वों वाले भोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस अवस्था में लड़के जो होते हैं उनका तो अंगों का विकास तेज़ी से होता है और लड़कियों में जो विकास
की प्रक्रिया होती है वो लगभग पूरी हो जाती है। संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है स्वास्थ्य। बच्चों, एक जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, उन दोनों के ही जो भोजन होता है उसमें अंतर पाया जाता है। अस्वस्थ व्यक्ति जो है वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता। आधार पर भोजन का निर्धारण जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा जो स्त्रियां हैं वो उनकी अपेक्षा पुरुषों को उनके कार्य और शारीरिक रचना के अनुसार ज़्यादा पौष्टिक और ऊर्जात्मक भोज्य तत्व की आवश्यकता होती है। स्त्रियों की अपेक्षा बच्चों पुरुष अधिक शक्तिशाली, भारी और लंबे होते हैं, इसलिए निर्माणक भोजन तत्व और सुरक्षात्मक भोजन तत्वों की आवश्यकता उनको ज़्यादा होती है। प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तत्वों की अधिकता पुरुषों के भोजन में ज़्यादा होती है। इसके अतिरिक्त विशेष अवस्था जैसे कि गर्भवती स्त्रियां या फिर स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं, उनको कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के समान ही भोजन की ज़रूरत होती है। ऐसे ही बच्चों जो 13 से 15 वर्ष के लड़के और लड़कियां होते हैं, उन दोनों को भी लगभग समान तत्वों वाले भोजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस अवस्था में लड़के जो होते हैं उनका तो अंगों का विकास तेज़ी से होता है और लड़कियों में जो विकास की प्रक्रिया होती है वो लगभग पूरी हो जाती है। संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है स्वास्थ्य। बच्चों, एक जो अस्वस्थ व्यक्ति होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, उन दोनों के ही जो भोजन होता है उसमें अंतर पाया जाता है। अस्वस्थ व्यक्ति जो है वो ज़्यादा काम नहीं और कम क्रियाशील और बीमारी के कारण उसे ऊर्जा की भी कम ज़रूरत होती है, लेकिन बीमारी के कारण उसके जो तंतु हैं उनमें टूट फूट अधिक होती है। इसलिए बीमार व्यक्ति को तो बच्चों सुरक्षात्मक और निर्माणात्मक भोजन तत्वों की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ये बच्चों बीमार व्यक्ति के लिए जल्दी पचने वाला भोजन ही ज़्यादा लाभदायक होता है। संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाला पांचवा कारक है मौसम व ऋतु। बच्चों, बदलते मौसम और ऋतु में भी भोजन में भिन्नता पाई जाती है। सर्दियों में शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए ऊष्मा प्रदान करने वाले भोजन तत्वों की अधिकता होती है। सूखे मेवे, तले और वसायुक्त भोजन जाड़ों में उपयुक्त रहते हैं। संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाला छठा कारक है जलवायु। बच्चों, हर व्यक्ति को रोजाना कितना भोजन लेना चाहिए वो वहाँ रहने वाले व्यक्ति के आसपास की जलवायु पर निर्भर करता है ना। गर्म देश में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको ऐसे खाने की ज़रूरत होती है जिसमें ऊर्जा कम हो, लेकिन जो ठंडे देश की जलवायु होती है वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं उनका शरीर ज़्यादा क्रियाशील रहता है, इसलिए उनके शरीर के जो तंतु होते हैं उनमें भी अधिक टूट फूट होती रहती है। तो बच्चों, वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें सामान्य से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसायुक्त भोजन की ज़रूरत होती है। विशेष अवस्थाएं। बच्चों, व्यक्ति की कुछ विशेष शारीरिक अवस्थाओं में भी भोजन के पोषक तत्व और मात्राओं में अंतर आ जाता है। अर्थात विशेष परिस्थिति जैसे कि बच्चों गर्भावस्था है ना, और स्तनपान की अवस्था है, भोजन की मात्राओं का निर्धारण करती हैं। किसी बीमार या ऑपरेशन के बाद भोजन के भोज्य पदार्थों में भी अंतर आ जाता है। गर्भावस्था और स्तनपान की अवस्था में अधिक शक्ति और ऊर्जायुक्त भोजन के साथ साथ विकास की प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए प्रोटीन, कार्बोज और वसा के साथ रोग क्षमता युक्त भोजन की जरूरत होती है। वहीं बीमारी के बाद जल्दी पचने वाला और मांसपेशियों को क्रियाशील बनाने वाले
हल्के और तरल लवण विटामिन युक्त भोजन की ज़रूरत होती है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे भोजन के विभिन्न अवयवों की कमी से होने वाली हानियाँ। बेटा, यदि हमारे खाने में प्रोटीन की, खनिज लवणों की, विटामिन्स की कमी हो जाए तो हमारे शरीर को निम्न प्रकार से हानि होती है। जैसे सबसे पहले प्रोटीन की कमी से होने वाली हानियों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, बालक के शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है ना। लेकिन निर्धनता और अज्ञानता के कारण बच्चों को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल पाता है, जिससे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जल्दी ही इस संसार से विदा हो जाते हैं या फिर वो रोगी रहते हैं, मतलब कि कोई ना कोई रोग उनको पकड़े रहता है। उन्हें यकृत और वृक्क से जुड़े अनेक रोग जकड़ लेते हैं। शुरुआत में प्रोटीन का सही अनुपात बालकों को नहीं मिलता, तब उनकी स्वाभाविक वृद्धि जो होती है वो भी नहीं हो पाती। और बेटा, प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए भोजन में दूध की मात्रा बढ़ानी चाहिए। दही, पनीर, अंडे भी प्रोटीन के उत्तम साधन हैं। लेकिन बच्चों, प्रोटीन के ये साधन महंगे हैं, इसलिए दूसरे जो सस्ते आहार हैं जिनमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, उनको बालकों के आहार में सम्मिलित करना चाहिए। जैसे कि दाल है, सूखी मटर है, सेम है, मूंगफली है, सोयाबीन है, इनमें भी बच्चों बहुत प्रोटीन पाया जाता है ना। खनिज लवणों की कमी से होने वाली हानियाँ। बच्चों, कैल्शियम और फास्फोरस जो हैं वो शरीर के विकास में बहुत ही आवश्यक हैं, और अगर इनकी कमी हो जाए तो बच्चे का समुचित विकास नहीं हो सकेगा और बच्चों की हड्डियां और दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं। लोहे की कमी से थायराइड ग्रंथि अपना काम सही से नहीं कर पाएगी और जो शरीर है वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाएगा। सोडियम भूख में वृद्धि करता है, भोजन शीघ्र पचता है और पोटेशियम शरीर के विकास में सहायक है। इसलिए बच्चों, भोजन में दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां और छिलकेदार अनाज का प्रयोग करना चाहिए। विटामिन्स की कमी से होने वाली हानियाँ। बच्चों, विटामिन शारीरिक विकास में बहुत मददगार होते हैं और विभिन्न विटामिनों की कमी की वजह से जो हमारा स्वास्थ्य है वो बिगड़ने लगता है। जैसे बच्चों देखो, विटामिन ए की कमी से होने वाली हानि। बच्चों, विटामिन ए की कमी यदि हमारे शरीर में हो जाए तो इसका सीधा प्रभाव हमारे नेत्रों पे पड़ता है ना। हमारे आँखों पे ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। हमारे जो नेत्र हैं, हमारी जो आँखें हैं, उनकी चमक समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे जो दृष्टि दोष होता है वो उत्पन्न हो जाता है, यानी कि आईसाइट कमज़ोर हो जाती है। और यदि इस दोष पे ध्यान न दिया जाए तो अंधापन भी हो सकता है। और इस कमी को पूरा करने के लिए बच्चों मक्खन, अंडे और जिगर का सेवन करना चाहिए। और बेटा, गर्भवती माताएं और स्तनपान कराने वाली माताओं को विटामिन ए की बहुत आवश्यकता होती है। विटामिन B1 की कमी से हानि। बच्चों, यदि हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाए तो इससे भूख बंद हो जाती है ना, और थकावट अधिक लगती है, स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और जो ब्लड प्रेशर होता है वो घट जाता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग हो जाता है। इसलिए अंडा, जिगर, पनीर, दूध, सोयाबीन, आलू आदि का सेवन करना चाहिए। विटामिन B2 की कमी से हानि। बच्चों, यदि शरीर में विटामिन B2 की कमी हो जाएगी तो आँखों में जलन होती है और मोतियाबिंद हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने आहार में मछली, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, पनीर आदि को सम्मिलित करना चाहिए। विटामिन B3 की कमी से हानि।
बच्चों, विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। जीभ और मसूड़े और जो आँखों की श्लेष्मिक झिल्ली है उस पर सूजन आ जाती है, भूख भी नहीं लगती है। इसलिए हमें अपने आहार में मांस, अंडा, पनीर, हरी सब्जियां और फल आदि को सम्मिलित करना चाहिए। ऐसे ही बच्चों, विटामिन B5 उपापचय में एक महत्वपूर्ण सहएंजाइम का घटक होता है। विटामिन B6 की यदि कमी हो जाती है तो त्वचा सूख जाती है और विटामिन H की कमी से त्वचा और दांतों में रोग हो जाते हैं। और जो विटामिन B6 है वो दूध, अंडा और अनाज में मिलता है। विटामिन C की कमी से हानि। बच्चों, विटामिन C की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसकी कमी से जो हमारी अस्थियां हैं, दांत हैं और मसूड़े हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और थोड़ी सी रगड़ से ही दांतों में खून आने लगता है। शरीर पर पीले रंग के दाग पड़ जाते हैं। और बेटा, संतरा, नींबू, मौसमी, अंगूर, आंवला, अंकुरित दालें और अनाज में विटामिन C भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन D की कमी से हानि। बेटा, बालकों और पशुओं में विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और स्त्रियों में मृदुलास्थि नामक रोग हो जाता है, जिसके कारण कमर, जांघ और रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है। इसलिए सूर्य की जो किरणें होती हैं उनका सेवन ज़रूर करना चाहिए, है ना। विटामिन D सूर्य की किरणों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धूप ज़रूर लेनी चाहिए। दूध, मलाई, मक्खन, मछली का तेल, घी व तेल में भी विटामिन D प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चे होमवर्क से विटामिन A, B, C और D की कमी से होने वाले रोगों के नाम याद करेंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।